उस वक्त आपने कहा कि एआई है या फिर मेडिकल के अलावा मतलब बहुत सारी चीज़ें, तो अभी बच्चे क्या कर सकते हैं? उनको मतलब मेडिकल के अलावा अगर कुछ ऐसा ब्राइट करियर नज़र आए तो ऐसा कौन सा जॉब हो सकता है या फिर ऐसा कौन सा कोर्स हो सकता है, उसके बारे में सर जानना चाहेंगे हम। देखिए, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। मुझे याद है कि मैं 2004 की बात आपसे कर रहा हूँ। मैंने एक बच्ची को पढ़ाया और उस बच्ची के पास 11th-12th में मैथ्स के साथ बायो भी थी। तो क्योंकि मैथ्स बायो दोनों था तो उसने 12th के बाद सारे इंजीनियरिंग के साथ मेडिकल के भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए। हैपनली देखिए उसका कहीं कोई सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन फादर, यही मैंने जो कहा है, पेरेंटल नर्चरिंग, ध्यान रखिएगा, भगवान ने, खुदा ने आपको बहुत बड़ी नेमत, जो आपकी औलाद है, बहुत बड़ी नेमत से आपको नवाजा है। इसको संभालने का बहुत बड़ा ज़िम्मा आपके ऊपर है। बड़ी चीज़ के संभालने का ज़िम्मा भी बड़ा ही होता है। उसके फादर ने कहा है कि नहीं, मुझे ये बच्ची को ड्रॉप नहीं कराना है, आप मुझे बताइए कि मेरी बच्ची के लिए करियर में क्या होगा। किसी भी समाज में आप अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी तभी गुजार सकते हैं जब समाज आपका अच्छा हो। तो समाज अच्छा करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, देश की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है कि हम समाज के लिए कुछ करें, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने ज़िले के बच्चों के लिए कुछ करें। तो मैं यहाँ सिवान के तमाम पेरेंट्स से एक आपके चैनल के माध्यम से, सिवान हमेशा एक पढ़ी लिखी धरती के बारे में मतलब उससे जाना जाता है, एक बैकग्राउंड रहा है। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि जो टॉप एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसमें सिवान के बच्चों की शमूलियत काफ़ी कम होती जा रही है। तो अपने बच्चों को पढ़ाएं और ऐसे नहीं पढ़ाएं, जब भी कुछ पढ़ाएं उसके बाद। डिवाइन कॉलेज ऑफ फार्मेसी जीरादेई सिवान, बेस्ट फैकल्टी, आधुनिक लैब, लाइब्रेरी, बेस्ट क्लासेज तथा हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध। डी फॉर्म, बी फॉर्म के नामांकन के लिए आज ही संपर्क करें। आपने देखा होगा कि जब भी मैट्रिक का और इंटरमीडिएट यानी कि +2 और 10th का जब एग्ज़ाम होता है, उसके बाद बच्चों के सामने एक बड़ा विकट परिस्थिति तब आ जाती है कि वो आगे का अपना कुछ सब्जेक्ट नहीं चुन पाते हैं। उन्हें आगे क्या करना है ये सब उनके सामने बड़ा एक मुसीबत रहता है और उनके साथ साथ उनके पेरेंट्स पर भी रहता है। लेकिन इन सभी समस्याओं को अगर हम लोग देखें तो कहीं ना कहीं इससे दो चार होने के लिए हर आदमी मतलब दो चार होता रहता है। आज हमारे साथ इस रजा साहब, दुनिया में अगर देखा जाए तो भारत का एक बड़ा महत्वपूर्ण इदारा बनता जा रहा है, एक बड़ी संस्था बनती जा रही है। हर साल सैकड़ों बच्चे यहाँ से निकलते हैं। इत्तेफाक है कि आज हमारी रजा साहब से मुलाकात हुई है उसके इंचार्ज के साथ साथ मैट्रिक्स के। तो हम इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे जो बच्चे अभी जो नया निकलते हैं या फिर +2 करते हैं, उसके बाद वो समझते हैं कि सिर्फ मेडिकल और इंजीनियरिंग उनके सामने विकल्प रहता है, उसके अलावा वो क्या कर सकते हैं। हम इन सारी चीज़ों को जानने के लिए आज है रजा साहब सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपको जुड़ने के लिए। सर, पहले तो आपका शुक्रिया, और जाहिर सी बात है कि एक जो समाज का एक बर्निंग इशूज़ पे आपने मुझे कुछ बोलने का मौका दिया, और जाहिर सी बात है कि एक कॉमन आदमी की नीड भी है। पहले मैं जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं बताना चाहूँगा कि आप ही के दरमियान से मैं निकला हूँ और हसनपुरा मेरा गांव है, और मैं अभी दिल्ली नोएडा में एलन के ब्रांच के साथ अटैच हूँ, वहाँ पे मैं इंचार्ज हूँ। इसके पहले मैं कोटा में था। तो एक ख़ुशी थी कि भाई गांव जाना है तो यहाँ के जो अच्छे स्कूल हैं वहाँ पे जाके बच्चों से ज़रूर मिलना है। सर, एक चीज़ हम लोग अभी जानना चाहेंगे हम कि आम तौर पे बच्चों के जहन में मतलब अगर देखा जाए तो 10th और 12th करने के बाद एक बड़ा समस्या उनके सामने आया था, बहुत प्रॉब्लम होता है कि हम आगे क्या करें। हम लोग बिहार में देखते हैं तो आमतौर पर बच्चे मेडिकल या इंजीनियरिंग, यही दो चीज़ें रहती हैं। उसके अलावा उनको ना तो गाइडेंस मिल पाता है और ना ही पेरेंट्स कुछ उसको बता पाते हैं। उसके अलावा सर बच्चे क्या करें, चूँकि आप लोग तो हमेशा अपडेट रहते हैं, तो हम जानना चाहेंगे सर उन लोगों के लिए क्या कुछ कहेंगे आप। लाइफ में सक्सेसफुल एक फ्यूचर पाने के लिए नहीं है कि साइंस ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। चाहे साइंस हो, कॉमर्स हो, ह्यूमैनिटीज़ हो, वोकेशनल कोर्सेज़ हों, जितने भी कोर्सेज़ हैं सब में करियर ऑप्शन है। अब मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगा कि सिविल सर्विसेज में जाना है, बैंक पीओ में जाना है, रेलवे के नॉन टेक्निकल पोस्ट पे जाना है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में आपको जाना है, और भी दीगर बहुत सारे पोस्ट हैं। आपको टीचर बनना है, लेक्चरर बनना है, आपको लॉयर बनना है अगर आपको, तो आप साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों से बन सकते हैं। तो स्ट्रीम यहाँ पे कोई बाउंड्री आपके लिए क्रिएट नहीं करती है। बट ये ज़रूर है कि किसी भी तरफ जब आप कदम बढ़ाएं तो आगे क्या करना है वो बहुत क्लियर होना चाहिए। जब तक आगे की मंजिल आपको पता नहीं होगी कि आपको जाना कहाँ है, थोड़े भी मिसगाइड होने की वजह से आपका ट्रैक चेंज हो सकता है और जहाँ आपको पहुँचना चाहिए शायद आप वहाँ पे ना पहुँच पाएँ। अब आप एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ सर, अगर मुझे कहीं जाना है और कहीं पहुँचने के लिए अगर 10 मोड़ हैं तो 10 मोड़ के बारे में मैं पहले पता कर लेता हूँ, तभी घर से कदम बाहर निकालता हूँ। तो यही लाइफ का एक फंडा है कि अगर आपके बच्चे को सिविल सर्विसेज में जाना है तो आपको पहले पता करना है कि सिविल सर्विसेज तक पहुंचने के लिए कितने मोड़ हैं। अगर आपके बच्चे को डॉक्टर बनना है तो आपको पहले से पता करना है, अवेयरनेस आपके पास होनी चाहिए। और यहाँ पे एक बात मैं जोड़ रहा हूँ,
थोड़ी सी एक साइकोलॉजी जो होती है, उस साइकोलॉजी से आपको बाहर निकलना है। आप ध्यान रखें, अगर ये ज़रूरी नहीं कि अगर आपको अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है तो आपका डॉक्टर होना ज़रूरी है। अगर आपका बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है तो आपका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस अपने बच्चे के साथ एक ज़िम्मेदारी समझ के, अपनी सामाजिक ज़िम्मेदारी, मुल्क की ज़िम्मेदारी, कौम की ज़िम्मेदारी और मज़हबी ज़िम्मेदारी में मैं कह सकता हूँ, जो धार्मिक ज़िम्मेदारी है उसको समझते हुए अगर आप रोज़ डेली अपने बच्चे के साथ आप अटैच रहें तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपका बच्चा एक बेहतरीन फ्यूचर में एक करियर ऑप्शन लेके निकलेगा। करियर के लिए बात अभी आ रही है, जैसे कि मैं आपका अभी देख रहा था बच्चों को, आप जो मुखातिब थे, तो उस वक्त आपने कहा कि एआई है या फिर मेडिकल के अलावा मतलब बहुत सारी चीज़ें, तो अभी बच्चे क्या कर सकते हैं? उनको मतलब मेडिकल के अलावा अगर कुछ ऐसा ब्राइट करियर नज़र आए तो ऐसा कौन सा जॉब हो सकता है या फिर ऐसा कौन सा कोर्स हो सकता है, उसके बारे में सर जानना चाहेंगे हम। देखिए, मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मुझे याद है कि मैं 2004 की बात से कर रहा हूँ। मैंने एक बच्ची को पढ़ाया और उस बच्ची के पास 11th-12th में मैथ्स के साथ बायो भी थी। तो क्योंकि मैथ्स बायो दोनों था तो उसने 12th के बाद सारे इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए और साथ साथ मेडिकल के भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए। हैपनली देखिए उसका कहीं कोई सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन फादर, यही मैंने जो कहा है, पेरेंटल नर्चरिंग, ध्यान रखिएगा, भगवान ने, खुदा ने आपको बहुत बड़ी नेमत, जो आपकी औलाद है, बहुत बड़ी नेमत से आपको नवाजा है। इसको संभालने का बहुत बड़ा ज़िम्मा आपके ऊपर है। बड़ी चीज़ के संभालने का ज़िम्मा भी बड़ा ही होता है। उसके फादर ने कहा कि नहीं, मुझे ये बच्ची को ड्रॉप नहीं कराना है, आप मुझे बताइए कि मेरी बच्ची के लिए करियर में क्या ऑप्शन हो सकता है। मैंने उस ज़माने में बीएससी बायोटेक का कोर्स निकला था। उस बच्ची को मैंने बीएससी कहा कि बीएससी बायोटेक करें। बीएससी बायोटेक करने के बाद से उस बच्ची ने एमएससी बायोइन्फॉर्मेटिक्स साइंसेस किया, आईआईटी दिल्ली से रिसर्च किया, और महसूस करें कि जो बच्ची आईआईटी नहीं पहुंच पाई वो आज आईआईटी दिल्ली में लेक्चरर है। तो जानकारी का होना, तो एक बार आप, जो लोग अच्छे हैं, देखिए दुनिया में घरेलू सामान कोई यूज़ का है, उसको लेने के लिए आप 10 बार लोगों से पूछते हैं कि क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है। यहाँ आपके बच्चे के फ्यूचर का सवाल है, ज़रूर 10 लोगों से पूछने की कोशिश करें। सर, एलिन की बात बार बार आती है, हालांकि कोचिंग मतलब पटना में भी बहुत सारा है, कोटा में है, दिल्ली में है, बहुत सारा जगह पे है। एलिन औरों से अलग कैसे है और क्या वो ऐसा मटेरियल देता है या फिर उसके अंदर ऐसी क्या चीज़ें हैं जो उसमें बच्चों का जो रिज़ल्ट भी बढ़िया आ रहा है? इस साल भी मैंने देखा। कुछ खासियत सर बताएं ताकि बच्चे उसकी तरफ और भी जाएँ, या उसका कुछ कंपेरिजन में और भी कुछ इंस्टीट्यूशनल हो जो कम पैसे में हो सकता है। देखिए, कोचिंग के सिलसिले से आपने बात किया और क्योंकि मैं एलन के साथ हूँ तो अब जाहिर सी बात है, बहुत बड़ा ज़िम्मा आपने मेरे कंधे पे डाल दिया है। खुददारी भी कहीं ना कहीं काम तो आती है बहरहाल। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी ईमानदारी की बात तमाम बच्चों से और पेरेंट्स से मैं रखना चाहूँगा। कहीं आप पढ़ लें, अगर आप 4 से 5 घंटे की सेल्फ़ स्टडी नहीं करते हैं तो कोई भी कोचिंग में पढ़ लें, आपका सिलेक्शन नहीं होना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जब भी आप प्लानिंग करें, सबसे आप पहले देखें कि स्कूल कोचिंग के अलावा 4 से 5 घंटे सेल्फ़ स्टडी का ड्यूरेशन कैसे आप निकाल पाते हैं। रोल सबसे वाइटल वही प्ले करेगा। किसी भी सिस्टम में टेस्टिंग कैसे होती है, अच्छे बच्चों का ग्रुप कैसे बनता है और बच्चे के डाउट्स कैसे समय से सॉल्व किए जाते हैं, यही सब चीज़ें रिज़ल्ट को लाने में एक डिफरेंस क्रिएट करती हैं। एक मजबूत सिस्टम है, 35 साल से हम लोगों का। अभी दिल्ली एनसीआर में भी हम लोगों ने लॉन्च किया और नोएडा जो हेड ऑफिस है, मैं उसका सेंटर इंचार्ज हूँ और मैथ्स पढ़ाता हूँ बच्चों को आईआईटी के लिए ख़ास तौर से। तो एक मजबूत सिस्टम है, टेस्टिंग का सिस्टम अच्छा है, डाउट्स के लिए टीचर अवेलेबल होते हैं, अच्छे बच्चों का एक ग्रुप बनता है। तो ये सब सारी चीज़ें डिफरेंस क्रिएट करती हैं रिज़ल्ट में। देखें, महसूस करें, मैं एक बहुत अच्छे फ़िलोसफ़र की बात कह रहा हूँ। कोचिंग क्या है? जैसे मस्जिद है, जैसे मंदिर है, जैसे गिरजाघर है। जब आप वहाँ घुसते हैं तो आपके अंदर एक अपने आप में एक डिसिप्लिन आ जाता है, एक आपके अंदर एक वाइब्रेशन क्रिएट हो जाती है, कंसंट्रेशन एक डेवलप हो जाता है। इंस्टीट्यूशन भी वही काम करते हैं। जब आप वहाँ कदम आप रखते हैं तो आपके अंदर पढ़ने का शौक़ व ज़ौक़ आ जाता है, डिसिप्लिन आ जाता है, अच्छे बच्चों का ग्रुप मिल जाता है, तो और अच्छे टीचर मिल जाते हैं, जो वक्त पे आपके प्रॉब्लम्स हैं उसका सलूशन मिल जाता है। तो अगर इन सारी चीज़ों को सेल्फ़ स्टडी के साथ जोड़ दिया जाए तो एक अच्छा रिज़ल्ट आ ही सकता है। मैं आज आपका वक्त बहुत कीमती है भी और आपके लिए बस सिवान के लोगों के लिए, पेरेंट्स के लिए और उन स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं चाहते हैं, पेरेंट्स उनके सामने बहुत समस्याएं रहती हैं, उन लोगों के लिए क्या करेंगे? देखिए, यहाँ पर सिवान का जहाँ तक मामला है, और मुझे तो प्राउड महसूस होता है कि मैं ऐसे सरज़मीन से हूँ जहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे व्यक्ति पैदा हुए, मौलाना मजलूल हक साहब आए और
खुदाबख्श खां साहब भी पैदा यहाँ हुए, तो बड़ी बड़ी हस्तियाँ, और आमिर सुबहानी साहब का आपने जिक्र सुना ही होगा। लेकिन मैं एक चीज़ देखता हूँ सर कि आईआईटी में या जो नीट के टॉप जो रिज़ल्ट होते हैं उसमें सीवान का काफ़ी मतलब उसमें इन्वॉल्वमेंट काफ़ी कम मुझे दिखाई देता है। तो मैं और लोगों से तो नहीं, मैं अपने आप से क्वेश्चन राइज़ करता हूँ कि सीवान का होने के नाते मैं इस रिज़ल्ट को इम्प्रूव करने में क्या कर सकता हूँ जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि जब भी मैं आऊँ यहाँ पे, जितने भी स्कूल हैं, स्कूल में बच्चों से मिलूँ, कभी कोई यहाँ पे सोशल जो फ्रंट पे लोग काम कर रहे हैं उनके साथ मिलूँ, मिलजुल के एक देश का ज़िम्मा समझते हुए समाज को सुधारने की। क्योंकि देखें सर, किसी भी समाज में आप अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी तभी गुजार सकते हैं जब समाज आपका अच्छा हो। तो समाज अच्छा करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, देश की ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर है कि हम समाज के लिए कुछ करें, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने ज़िले के बच्चों के लिए कुछ करें। तो मैं यहाँ सिवान के तमाम पेरेंट्स से एक आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करूँगा कि सिवान हमेशा एक पढ़ी लिखी धरती के बारे में मतलब उससे जाना जाता है, एक बैकग्राउंड रहा है। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि जो टॉप एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसमें सिवान के बच्चों की शमूलियत काफ़ी कम होती जा रही है। तो अपने बच्चों को पढ़ाएं, और ऐसे नहीं पढ़ाएं, जब भी कुछ पढ़ाएं उसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लें, एक रोड मैप तैयार करें, और रोड मैप तैयार करके तब अपने बच्चों के साथ लगें। और देखें, यहाँ पर एक और बात मैं कह रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी को बदलें। ज़िंदगी जीने के लिए सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान नहीं है, इस प्रायोरिटी में सबसे नंबर 1 पे ले आइए एजुकेशन। अब लाइफ कैसे जीना है, एजुकेशन, रोटी, कपड़ा और मकान। बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपका, आज इनका वक्त काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनको